सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वर्ड है, क्वेश्चन है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स। देखिए, कोई भी वर्ड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से तो आया हुआ रहता है, राइट। ऐसा तो नहीं है सीधा ही उस वर्ड को लिख दिया, उसका कोई मीनिंग होगा, उसको कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, राइट। अब जो लैटिन वर्ड है स्टेटस, ये पूछना चाह रहे हैं उसको किस सेंस में लिया गया, उसको कैसे समझा गया। तो ये जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो स्पेशली मैंने आपको कहा था इस पे एमसीक्यू पूछा जाता है, तो इसमें समझाने वाली अलग से कोई बात नहीं है। इसका आंसर रहेगा ए पॉलिटिकल स्टेट। इसको किस नाम में लेते हैं? पॉलिटिकल स्टेट के नाम पे लेते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो, ये सीधे आने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ याद, ये तो याद करने वाला पॉइंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सिनोनिमियस वर्ड? बताइए जी, इनमें से कौन से वर्ड है जो सिनोनिमियस है? तो ये भी आपको क्लास में बताया हुआ है, राइट। अब देखो, ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं, ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं, तो आपको ध्यान देना है इसमें सही आंसर क्या है। बताइए, आप में से कोई बता सकता है? पहले एक बार बता दीजिए, आप में से कोई बता सकता है क्या? पहले बिल्कुल करेक्ट, ए बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटस, स्टेटिस्टिक और स्टेटिस्टा, ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अब आप सर बोलोगे कि सर कैसे पहचाना? तो देखो, इसमें पहचानने वाला कुछ नहीं है, ये याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें मैं अगर कैलकुलेशन होती तो मैं आपको ये समझा देता कि कैलकुलेशन कैसे हुई, ठीक है। ये सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ये तीनों वर्ड आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपको याद करने ही पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 3। स्टैटिस्टिक इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब मानव जाति या मानवता, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो स्टेट और टूल का मतलब होता है औजार। टूल का मतलब क्या होता है? औजार। कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कैसे फायदेमंद है या कैसे काम आती है, क्या करती है उसके लिए। तो ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑप्शंस को। पहला, ट्रांसलेट, पहला क्या कह रहा है? ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट, ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है। हमने आपको कहा था कि जब हम स्टेट्स बनाते हैं, जब हम स्टेट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई? तो स्टेट्स में सर हम सबसे पहले करते हैं फैक्ट कलेक्ट करते हैं ना, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, ठीक है, जो कि फैक्ट होते हैं। फिर उनको एनालिसिस करते हैं और फिर उनको समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समराइज करते हैं, ताकि वो समझने लायक बन जाए। तो यस, पहला पॉइंट तो ठीक है। और पढ़ लेते हैं एक बार आगे। टू ट्रांसलेट द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इनटू मैथमेटिकल, नहीं जी, स्टेटिस्टिकल को मैथमेटिकल थोड़ी बनाते हैं, फैक्ट को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। टू ट्रांसलेट द बिजनेस इंफॉर्मेशन इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। देखो, ये भी ठीक है, बट बिजनेस इंफॉर्मेशन बोलना मतलब एक लिमिटेड काम हो गया, बिजनेस में ही थोड़ी काम आती है, अलग से भी तो काम आती है। ओके, टू ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्म थ्रू द टेबल्स एंड डायग्राम। अब देखो, ऐसा है कि ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों ही स्टेट्स की क्वालिटीज है। पहले में बोला कि फैक्ट को सिंपल चीजों में बदल देता है ताकि आसानी से आप समझ सकें, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सर जो फैक्ट होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं डायग्राम और उसके थ्रू। तो वैसे तो दोनों ठीक है, पर जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि डी जो है वो ए का ही पार्ट है, डी जो है वो ए का सब पार्ट है। अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ही तो हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो ए जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, ए राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। द वर्ड स्टेटिस्टिक्स इन अ प्लूरल फॉर्म। देखो, स्टेटिस्टिक्स को दो फॉर्म में समझा जाता है, एक सिंगुलर फॉर्म में और एक प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर प्लूरल फॉर्म में क्या होता है। देखो, प्लूरल फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि हमने पढ़ा है कि जब हम स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डेटा जो है होमोजीनियस होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड पर्पज के लिए कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की हमने कुछ बातें आपको बताई। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला बोल रहे हैं साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट कलेक्ट इन द सिस्टमैटिक मैनर विद डेफिनाइट एम और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स फर्दर एनालिसिस इन ग्राफिकल वे।
ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर विथ डेफिनेट एम और व्यू ऑब्जेक्ट इन व्यू सच एज द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इन अ कंट्री। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक एग्जाम्पल है। The numerical data collected in a systematic manner for analyzing the state of affairs with the help of mathematical applications. The science of statistics that deals with the principal device statistical। देखो ये साइंस वाले वर्ड होते हैं ना, ये है ही नहीं प्लूरल फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साइंस वाले वर्ड तो प्लूरल फॉर्म में है नहीं, ये सिंगुलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा बी आंसर सही, ठीक है। कि हम स्टेट्स को क्यों करते हैं या स्टेट्स को प्लूरल में कैसे समझाते हैं, कि हम बहुत सारे नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि नंबर में हो। याद आपको बताया था, अगर डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है तो वो डेटा किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ए बी से ज़्यादा ईमानदार है, अगर बोले ए बी से ज़्यादा ईमानदार है तो उसका तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता ना, कितना ईमानदार है, ज़्यादा कितना, राइट। तो नंबर के बिना तो कैलकुलेशन होती नहीं है, तो इसलिए बोला कि न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना है सिस्टमेटिकली, और फिर उसको और क्यों कलेक्ट करना है, किसी न किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। मैंने बोला ना, अभी मैंने आपको बताया कि डेटा कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो पहले से आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे है डेटा कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज, राइट। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ओके। ये जो है ना सी पॉइंट, ये इसके आगे की प्रोसेस है कि डेटा कलेक्ट करते हैं और बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वो आगे की प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस ये है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ पॉइंट। देखो फिफ्थ में सिंगुलर पूछ लिया, ठीक है, वही वर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस सिंगुलर पूछ लिया है। तो देखो, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट कलेक्ट डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर विद सम डिफाइनेट एम और ऑब्जेक्टिव। ये तो वो आ गया ना, अभी पहले जो पढ़ा था वो वाला हो गया, ठीक है, ओके। ये तो सेम वो हो गया जो प्लूरल फॉर्म में पढ़ा अपन ने, ठीक है। इसको अभी रुको, आगे चलते हैं, पहले और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन द सिस्टमेटिक मैनर फॉर एनालिसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ अफेयर, ये भी नहीं है, अभी मना किया था आपको ऊपर, ठीक है। तो इसमें साइंस वाले पॉइंट आते हैं, राइट। साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद द प्रिंसिपल डिवाइसेज और स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो डी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि डी ने सब चीज़ों को शामिल किया है। क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, डिवाइसेस का और टूल्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना, ये सारा अगर हम बोले तो ये स्टेट्स को सिंगुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश होगी, राइट, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। एमसीक्यू में अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछिए तो बहुत आसान है, ठीक है, फॉर्मूला पूछा तो बहुत आसान है, पर ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े ही परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको लगेगा हर एक आंसर सही है, ठीक है, इसके लिए आपको थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ओके। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर, नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म। मैंने आपको प्लूरल फॉर्म में अभी बताया था ना, जैसे प्री डिटरमाइन के लिए कलेक्ट करना, ये तो प्लूरल में है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको, राइट। दूसरा कह रहे हैं इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो इन्यूमरेटेड मतलब तो हो गया काउंटिंग, आप काउंटिंग करके कलेक्ट करते हैं, और एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि आप अनुमान लगाते हैं। जैसा ऐसा समझिए, क्लास में कितने बच्चे बैठे, तो ये तो मैं इन्यूमरेट कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये तो मैं काउंट कर सकता हूँ। बट एक रैली हुई, मोदी जी की रैली हुई, और मोदी जी की रैली में भीड़ आई, अब उस भीड़ को कैसे काउंट करें, तो वहां पे एस्टिमेशन काम आता है, राइट। तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ये दोनों तो आ गए प्लूरल में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज ग्राफिकली एक्सप्रेस, क्या हमेशा ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं, नहीं जी, ये तो गलत बात हो जाएगी, ये यहां पे नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज, यस, स्टैटिस्टिक्स लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज से फर्क पड़ता है। जैसे आप बारिश के मौसम में कोल्ड ड्रिंक की सेल देखेंगे, सर्दी में कोल्ड ड्रिंक की सेल देखेंगे, और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की सेल देखेंगे, तीनों टाइम पे सेल में डिफरेंस दिखेगा ड्यू टू वेदर। तो इसका मतलब कोई भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों से इफेक्ट होते हैं। तो ये सब प्लूरल फॉर्म की बातें हैं। तो सवाल था कि प्लूरल फॉर्म में क्या नहीं आता, तो ये नहीं आता सर कि स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड, समझ गए, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस हैज
कितने स्टेज होते हैं भाई? सिंगुलर सेंस में कितने स्टेज होते हैं? तो 4 स्टेज होते हैं, ये आपको बताया हुआ है रेगुलर क्लास में, 4 स्टेज होते हैं। मतलब एक पे बोल दे कि प्रोसेस में 4 चीजें होती है, स्टेप बोलते हैं ना, स्टेप, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो वैसे 4 स्टेज होते हैं सिंगुलर सेंस में जब हम बात करें, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस मतलब विषमता। स्क्यूनेस का मतलब क्या है? विषमता। मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज, क्या है भाई मेजर ऑफ स्क्यूनेस? आपको याद है हमने पढ़ा था बाउले का स्क्यूनेस के लिए, बाउले, केलीज और कार्ल पियर्सन, इन सब के मेथड पढ़े थे, ठीक है, याद है? तो बाउले का जो था वो क्वार्टाइल पे बेस्ड था, केलीज का परसेंटाइल पे बेस्ड था, और कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला था वो मीन, मोड, मीडियन पे बेस्ड था। इस तरीके से ये बेस्ड थे सारे, राइट? यस। तो ये क्या काम आता है, स्क्यूनेस क्यों पढ़ते हैं हम? तो सुनिए, क्या एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए? यस। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए? नहीं, प्रेजेंट के लिए तो स्क्यूनेस की क्या जरूरत है, राइट? गलत है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशन के लिए भी जरूरत नहीं है, तो एनालिसिस के लिए करते हैं। ठीक है, वेरिएंस आया, वेरिएंस क्यों आया, ठीक है, और उसका रीजन क्या है, वो सब चीजों के लिए करते हैं। तो स्क्यूनेस इज एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द ओड वन। ओड वन को अलग कीजिए। क्या है भाई ओड वन? रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब एक्स और वाई में संबंध, या दो चीजों में संबंध, ऐसा बोल सकते हैं। कर्टोसिस, देखो दो होते हैं, मोमेंट एंड कर्टोसिस। एक चैप्टर आता है, आपके नहीं है, मोमेंट एंड कर्टोसिस, ठीक है, या आपके नहीं है, या तो ये एमकॉम में देखने को मिलेगा आपको, सीएमए में तो नहीं मिलेगा देखने को, राइट? तो उसमें भी क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग दो में नहीं करते, सैम्पलिंग एक में ही करते हैं, मतलब एक चीज का सैंपल उठाते हैं, उस पर ही प्रोसेस करते हैं, तो ये अलग हो गया है, ठीक है, ये अलग हो गया है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में भी दो चीजें हो सकती है, ठीक है, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन निकाल रहे हैं तो उसमें लिंक हो सकता है दो चीजों का, बाइवरेट सीरीज हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे अगर बात करें ओड वन क्या है, तो हम कहेंगे सैम्पलिंग अलग है सर। अच्छा, इसको ऐसे भी ओड वन कर सकते हैं आप, इसका एक बेसिस और हो सकता है, वो ये कैलकुलेशन की बात है। रिग्रेशन, कर्टोसिस और सेंट्रल टेंडेंसी, इन सब के फॉर्मूलों के हिसाब से इनको कैलकुलेट करना पड़ता है, और सैम्पलिंग में फॉर्मूले भी होते हैं और कुछ बिना फॉर्मूले के भी सैम्पलिंग होती है, राइट? चलिए जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रो डेटा। रो डेटा क्या है? जैसे मैंने अभी आपसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, ये रो डेटा है। आपकी एज 25 साल है, ये एक रो डेटा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो रो डेटा का मतलब जिसको जस्ट कलेक्ट किया, अभी तक उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुई, उसको बोलते हैं रो डेटा। तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू टेक द डिसीजन। बताओ जी, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। नहीं, रो डेटा को इंटरप्रेट कहाँ से करोगे? पहले रो डेटा पे प्रोसेस होएगी, फिर जो बनेगी इंफॉर्मेशन उसको उसको आप डिसीजन में ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते। इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी पुट यूज डायरेक्टली। यस, सही आंसर ये रहेगा कि जिस इंफॉर्मेशन को सीधे तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको प्रोसेस करना जरूरी है, समझ गए? इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अमीनेबल टू द कन्वर्जन, नहीं। इंफॉर्मेशन विच आर यूजलेस। यूजलेस है तो डेटा ही कैसे हुआ? अगर यूजलेस है तो फिर डेटा कैसे हुआ? डेटा ही वही होता है जो यूजेबल हो, यूज में आता हो, राइट? तो यहां पे हो जाएगा ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजेबल तो है पर उसको सीधा आप यूज नहीं कर सकते, यूज करने से पहले उसको प्रोसेस करना जरूरी है। जैसे आप गेहूं लाते हैं, आप सीधे थोड़ी खा जाते हैं, उसको प्रोसेस करेंगे ना, पहले रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे। तो अगर बोले रो डेटा क्या है, गेहूं है सर, जिसको आप सीधा नहीं खाएंगे, ठीक है, हाँ, दाल है, ऐसा कुछ भी है, ओके। नेक्स्ट सुनिए जी, देयर आर 4 पर्सन्स ABCD, 4 लोग हैं ABCD। ए जो है वो एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, और B, C और D जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ए तो सेल्स पर्सन है और B, C और D क्या है? स्टूडेंट्स हैं। ए कलेक्टेड सेल्स फिगर फॉर हिज रीजन एंड B, C, D यूज दिस डेटा इन ऑर्डर टू स्टडी सेल्स पैटर्न। देखो क्या है, ए ने तो कलेक्शन किया और B, C और D ने यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है ए के लिए तो ये प्राइमरी डेटा है क्योंकि ए ने तो भाई साहब ने खुद ने बनाया, और B, C और D के लिए ये सेकेंडरी डेटा है,
क्योंकि इन्होंने एक एक किए हुए काम में लिए हुए डेटा को काम में लिया है। तो बस ऑप्शन देख लेते हैं। पहला लिखा है बी इज यूजिंग सेकेंडरी डेटा, बी सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा है, हाँ ठीक है। ए एंड बी बोथ यूजिंग प्राइमरी डेटा, नहीं गलत हो गया, बी प्राइमरी कहाँ कर रहे हैं, बी तो सेकेंडरी कर रहे हैं। ए बी सी डी चारों के चारों सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं, गलत हो जाएगा, ए तो प्राइमरी कर रहा है ना, ए सेकेंडरी कहाँ कर रहा है। बी सी डी आर यूजिंग प्राइमरी डेटा, नहीं बी सी डी तो सेकेंडरी कर रहे हैं, प्राइमरी कहाँ कर रहे हैं, तो ये तो सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन। ए ऑप्शन ठीक रहेगा, बी यूजेज द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सी और डी भी कर रहे हैं, सी और डी भी कर रहे हैं, पर ऑप्शन ही बी का है तो ठीक है, बी ओके है। आइए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का तरीका क्या है। प्राइमरी क्या मतलब डोर टू डोर सर्वे करो, सीधे पूछ लो, इंटरव्यू ले लो, यही होते हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला बोल रहा है न्यूज़पेपर के जरिए, नहीं जी न्यूज़पेपर के जरिए तो सेकेंडरी डेटा आता है, प्राइमरी नहीं आता। ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिकेशन, ये भी सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द सेंसस, यस जनगणना जो पब्लिक काउंटिंग करती है ना गवर्नमेंट, वो प्राइमरी है। इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम रिसर्च पेपर, ये सेकेंडरी है। अरे किसी के इस्तेमाल किए हुए डेटा को आप ले रहे हैं तो वो तो सेकेंडरी हुआ ना, राइट। तो यस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। कोई दिक्कत है बोलिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लासिफिकेशन क्या है। सर क्लासिफिकेशन का मतलब तो ये हो गया कि आप कोई चीज से रिलेटेड डेटा लेके आते हैं, अब उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए हमने 100 लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, तो उनको एज के हिसाब से बांटना है, तो एज के हिसाब से डाल दीजिए, 0 से 10 उम्र वाले, 10 से 20 उम्र वाले, 20 से 30, या फिर बच्चे, बूढ़े, जवान, ऐसे जो भी कैटेगरी में डालना है आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इन ग्रुप्स और क्लासेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फ्रीक्वेंसीज, नहीं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थोड़ी सेट करते हैं हम, सेट करते हैं फीचर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, या फिर एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के हिसाब से। जैसे एज के हिसाब से किया तो एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, हाइट के हिसाब से किया तो एक अलग हो जाएगा, राइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, ये तो कॉमन पॉइंट है, देखो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग अकॉर्डिंग, यहाँ तक तो ठीक है, किसके हिसाब से वो देखना है। देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज, ठीक है ये ठीक लग रहा है, अभी तो ये ठीक लग रहा है, और देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ए ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन डिफरेंसेज, नहीं डिफरेंस के हिसाब से नहीं करते हम, सिमिलरिटी के हिसाब से करते हैं ना, डिफरेंस के हिसाब से थोड़ी करते हैं। जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक जैसे होंगे उनको एक जगह ले लेंगे ना, डिफरेंस के हिसाब से नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स एंड क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन, मतलब x माइनस एक्स बार, इससे थोड़ी करते हैं अरेंज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो मीन निकलने से पहले ही हो जाता है, तो गलत हो जाएगा ये। तो सही आंसर रहेगा बी, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम उनको कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे ही उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। इन ए स्टेटिस्टिक्स क्लासिफिकेशन, जब हम स्टेटिस्टिक्स क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, सेपरेट डेटा इनटू अनरिलेटेड पार्ट, सेपरेट डेटा इनटू डिफरेंट अनरिलेटेड पार्ट। क्या हम सारे डेटा को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं है, नहीं जी जुड़े हुए नहीं है तो फिर उनको बांटने का कोई सेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा लेके आया, ध्यान से सुनिएगा, राइट, उसमें से फाउंडेशन कितने कर रहे हैं, इंटर कितने कर रहे हैं, फाइनल कितने जुड़े हुए हैं आपस में, राइट। तो मैं उनका अगर काम कर रहा हूँ, उनको क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो ठीक है वो मेरा एक अच्छा क्लासिफिकेशन है। अब मैं कहूँ कि जब बीबीए वाला अलग कर दो, बीकॉम वाला अलग कर दो, और कोई आर्ट्स का है बीए कर रहा है उसको अलग कर दो, वो हो सकता है मेरे काम की नहीं हो चीज़ें, राइट। तो रिलेटेड तो होना चाहिए, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे ये गलत लग रहा है, अनरिलेटेड, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वरना क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, चीज़ें ही जब डिफरेंट है तो उन दोनों की आपस में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो आप,
ठीक है। हम एज पे बांटेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना, इतनी एज वाले, इतनी एज वाले, इतनी एज वाले। अब आप बोलो एज वाले और हाइट वाले, इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इसलिए रिलेटेड पार्ट होने चाहिए, अनरिलेटेड नहीं। सेपरेट डेटा इनटू डिफरेंट डिस्पर्स्ड ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में बांटने, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। सेपरेट डेटा इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट, यस, अलग अलग हिस्सों में बांटना पर रिलेटेड हिस्सों के हिसाब से बांटना है, ठीक है, रिलेटेड पार्ट्स में बांटना है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, सेपरेट डेटा इनटू डिफरेंट मॉडल ग्रुप, नहीं नहीं, मॉडल ग्रुप में नहीं डालते हैं। मॉडल ग्रुप वगैरह तो बाद की बात है ना, अगेन फिर देखो क्लासिफिकेशन तो स्टार्टिंग में ही हो जाता है, ठीक है, ये मॉडल ग्रुप और ये सब तो बाद की बात है, तो आंसर रहेगा 14। नेक्स्ट आ जाइए 15, नेक्स्ट आ जाइए 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। अगर मैं अच्छा क्लासिफिकेशन, मतलब मैंने जो क्लासिफिकेशन किया उसको लोग अच्छा कब कहेंगे, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहला है क्लासिफिकेशन शुड बी हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस थोड़ी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब होता है समानता, एक जैसा, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमता, अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइप का थोड़ी करना है, एक जैसा, ठीक है। जैसे लीटर में है तो लीटर में होनी चाहिए सारी वैल्यू, किलो में है तो सारी वैल्यू किलो में होनी चाहिए। अब 1 लीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 किलो में, तो उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हेट्रोजीनियस नहीं करना है। क्लासिफिकेशन ग्रुप मस्ट हैव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो होनी नहीं चाहिए, एक के ऊपर एक डेटा अगर आपने लैप कर दिया इधर से तो क्रॉस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, स्थिर होना चाहिए, यस, क्लासिफिकेशन स्टेबल होना चाहिए। क्लासिफिकेशन शुड बी इंक्लूसिव, नहीं जी इंक्लूसिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अच्छा क्लासिफिकेशन का क्योंकि हमसे एक पूछा ना, एक बताओ, तो ये है क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल, स्थिर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए, when the basis of classification is according to the difference in the time it is called, देखो जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन टाइम डिफरेंस के हिसाब से करते हैं, ठीक है, इसमें क्रोनोलॉजिकल एक वर्ड और होता है, क्रोनोलॉजिकल, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टेम्पोरल में और क्रोनोलॉजिकल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्वांटिटेटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं तो, पर यहाँ तो टाइम की बात चल रही है तो क्वांटिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। स्पार्शियल में भी नहीं हो सकता और क्वालिटेटिव में भी नहीं हो सकता, इनका तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर तो यहाँ पे टेम्पोरल ही रहेगा। पर आपको दिक्कत क्या आ सकती है, टेम्पोरल में और क्रोनोलॉजिकल में आ सकती है, ठीक है। तो टेम्पोरल मतलब टाइम डिफरेंस के हिसाब से सेट करते हैं तो उसको टेम्पोरल बोलते हैं, राइट। डिक्टोमस, डिक्टोमस क्लासिफिकेशन क्या है जी, डिक्टोमस क्लासिफिकेशन क्या है, सुनिए, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देम, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, नहीं जैसे पढ़ा लिखा है या नहीं है, जॉब है या नहीं है, इन दोनों को साथ में लेके हम कंपैरिजन करें तो पढ़ा लिखा है पर जॉब है, पढ़ा लिखा है पर जॉब नहीं है, जॉब है पर पढ़ा लिखा नहीं है, जॉब नहीं है पर पढ़ा लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो उसको नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा। 2 एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, एक एट्रीब्यूट पे जैसे पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो इसको हम डिक्टोमस क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अमीर है या नहीं है हो सकता है, ठीक है, मेल है या फीमेल है तो वो 2 हो जाएंगे, मेल है या नहीं है, ठीक है, तो एक चीज के होने या ना होने पे करना है, ठीक है। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट नहीं लेने हैं, एक एट्रीब्यूट ही लेना है, राइट। व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, नहीं 2 नहीं लेने हैं, राइट, तो याद ये की रखना आपको। When data is classified into 2 groups according to the presence or absence of 1 attributes, right, एक एट्रीब्यूट है या नहीं है उसके हिसाब से, ठीक है, एक एट्रीब्यूट है या नहीं है उसके हिसाब से। जैसे वैक्सीन कितने लोगों को लग गई और कितने लोगों को नहीं लगी, वैक्सीन लगा हुआ और ना लगा हुआ, एट्रीब्यूट एक ही है कि वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, हाँ और ना, तो वो अलग अलग बांट रहे हैं तो उसको बोलेंगे अब हम। टेबुलेशन condenses classified data so that, ठीक है,
टेबुलेशन क्या फ़ायदा करता है हमें और क्यों करे जाते हैं उसको टेबुलेशन में क्यों डाला जाता है, सुनिए जी। डेटा में बी मोर इजिली अंडरस्टैंडेबल, हाँ ठीक है। डेटा में बी इजिली प्रिपेयर्ड टेक्सुअली, नो, टेक्सुअल नहीं बनाना इसीलिए तो टेबुलेशन बनाया है, तो टेक्सुअली में वो क्या काम आएगा। डेटा में बी मोर इजिली सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, ठीक है, बोल सकते हैं। मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी रिजल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड, नो, टेबुलेशन में लिखने से कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए ऐसा तो नहीं होता है, वो तो आप कैसे भी लिखो रिजल्ट तो वही आएगा, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए जी फाइनल आंसर क्या है। डेटा में बी मोर इजिली अंडरस्टूड और मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी, यानी कि डेटा में बी मोर इजिली सिंक्रोनाइज अंडरस्टूड। क्लासिफिकेशन करते ही हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि चीज़ें समझ में आसानी से आ जाए, तो इसलिए हो जाएगा डेटा में बी मोर इजिली अंडरस्टूड अगर हम उसको टेबल में रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। टेबुलेशन इज प्रेफर्ड टू द टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन को टेक्सुअल से अच्छा माना जाता है, क्यों। अभी पिछले में क्या बोला था, टेबुलेशन इसलिए करते हैं कि टेक्सुअल अच्छा हो जाए, नहीं वो तो गलत था ना। तो सुनिए जी, टेबुलेशन को अच्छा क्यों माना जाता है कंपेयर टू टेक्सुअल, बताइए जी। तो सुनिए, टेबुलेशन नेवर कंपेयर बिटवीन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में कंपेयर नहीं करता, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। टेक्सुअल में ऐसा होता और इसमें ऐसा ना होता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। टेबुलेशन इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम बनाने के लिए टेबुलेशन जरूरी है, यस ये तो बोल सकते हैं अपन, डायग्राम बनाने के लिए टेबुलेशन जरूरी है, ठीक है। टेबुलेशन डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, टेबुलेशन करो और चाहे टेक्सुअल करो, एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें ऐसा थोड़ी टेबल बना रहे हैं तो एनालिसिस मत करो, नहीं। टेबुलेशन ऑलवेज गेट कंस्ट्रक्टेड विद सिंपल डेटा, नहीं, सिंपल डेटा के हो चाहे कॉम्प्लेक्स डेटा हो, टेबल तो सबसे बन सकती है, ठीक है, और टेबल बनाते हैं इसीलिए कि वो डेटा सिंपल हो जाए, राइट। तो टेबुलेशन इज ए मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए और लास्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए सबसे ज्यादा काम की बात क्या है। पहला, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है टेबुलेशन पे, ऐसा तो नहीं है सर, टेबल बनेगी तो डायग्राम बनेगा, ठीक है, टेबल बनेगी तो डायग्राम, अभी ऊपर तो पढ़ा हमने एक क्वेश्चन में कि टेबुलेशन मस्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, और ये कह रहे हैं कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से टेबल आसान हो जाती है, नहीं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल टू द डायग्रामेटिक, नहीं टेक्सुअल तो होता ही नहीं है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा रिकमेंड करने वाला कौन सा होता है, टेबुलेशन होता है, टेक्सुअल नहीं होता। टेबुलेशन प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल टू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यस सबसे बढ़िया में क्या होता है, टेबुलर ही होता है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल, नो, तो आंसर हो जाएगा सी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा फायदेमंद लगता है, ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं कंपेयर टू द डायग्रामेटिक, ओके। बताइए जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, थैंक यू।